हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल में। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? बच्चों, आज हम फिर आगे एक नया टॉपिक लेकर आप ही के हिंदी व्याकरण से, जिसका नाम है हमारा शब्द रचना के तत्व, जिसमें हम पढ़ेंगे आज तद्भव, तत्सम, विलोम और पर्यायवाची। ठीक है बच्चा, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, फिर आगे हम आएंगे पर्यायवाची और विलोम शब्द में। मेरे बच्चे, तत्सम तत्सम को अगर हम लोग अलग करते हैं तो तत्सम में होगा तत् धन सम, मतलब उसके समान। यहाँ किसके समान बोला जा रहा है मेरे बच्चे? संस्कृत के समान बोला जा रहा है। तत्सम का मतलब होता है, तत् का मतलब उसके और सम का मतलब समान। तो तत्सम किसके समान है बच्चा? संस्कृत के समान। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी उसी रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मेरे बच्चे, संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जो जिस प्रकार संस्कृत में लिखे जाते हैं उसी प्रकार हिंदी में भी उसको वर्णित किया जाता है, बोला जाता है, लिखा जाता है। तो उन्हीं शब्दों को हम लोग क्या मेरे बच्चे बोलेंगे? तत्सम शब्द। ठीक है, जैसे प्रेम, श्रीमान, अग्नि, सूर्य, पुत्र, स्त्री, वायु आदि। ऐसे बहुत से सारे शब्द आपको मिल जाएंगे जिसमें इस तरह के शब्द, ऐसे शब्द मिलेंगे जो संस्कृत के हैं। जैसा संस्कृत में लिखा था वैसे का वैसा उठा के बिल्कुल वो हिंदी में पढ़ा जाता है। ठीक है बच्चा, तो तत्सम का मतलब आप लोगों को पता चल गया होगा क्या होता है कि संस्कृत के समान हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी उसी रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे उदाहरण मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिए हैं बच्चा। तो एक तरह से ये होता है ना कि जो संस्कृत का शब्द था उसमें बिना कुछ बदलाव किए, संस्कृत के शब्द में बिना कुछ बदलाव किए सीधा उसको हिंदी के उसमें प्रयोग करने जाने लगता है, उसको हम लोग तत्सम कहते हैं। ठीक है बच्चा, आगे हम लोग चलते हैं तद्भव। अब तद्भव किसे कहेंगे? यहाँ सबके नीचे हलंत है, ठीक है, वो दिख नहीं रहा है। तो तद्भव का मतलब होता है उससे होना या उसकी तरह। ठीक है, उससे होना, बदलाव होना यहाँ पर होगा। ठीक है, तो संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द बच्चे तद्भव होता है। यहाँ पर किससे परिवर्तित हुआ है? संस्कृत शब्द से परिवर्तन होकर वो हिंदी के शब्दों में बदल गया है। ठीक है, जो पहले संस्कृत शब्द था उसको बदल कर हिंदी के शब्दों में बनाया गया। जैसे पहले कर्पूर लिखा जाता था, पहले कर्पूर लिखा जाता था। संस्कृत का जो शब्द है वो कर्पूर, क्योंकि आप लोगों को मंत्र सुनोगे ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम, है ना, कपूर के समान गोरा। तो कर्पूर जो था वो संस्कृत शब्द है। देखिए यहाँ पर ऊपर उड़ंतरा रहता है, तो कर्पूर में उड़ंतरा हटाकर, जो रा का उड़ंतरा था उसको हटाकर हिंदी शब्द क्या बना दिया गया है? कपूर। कुछ बदलाव कर दिए जाते हैं, वर्णों को हटा दिया जाता है, वर्णों को बदल दिया जाता है, वहीं पर आपका तद्भव शब्द बन जाता है। तो जैसे कर्पूर में से उड़ंतरा हटाकर क्या बना दिया मेरे बच्चे? कपूर बना दिया। वही हस्त बोला जाता था, हस्त होगा, और आज उसको हिंदी में हम लोग हाथ बोलते हैं। संस्कृत में हस्त था, उसी का बदलाव करके हम लोग हाथ बोलते हैं। वहीं पर आम्र होता था और हिंदी में हम लोग आम बोलते हैं, है ना। आम्र शब्द को हम लोग हिंदी में आम कहने लगे। तो यही चीज है कि संस्कृत शब्दों को थोड़ा फेर बदल करके, उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके जो शब्द बनाए जाते हैं उन्हीं को मेरे बच्चे तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे अगर हम चलेंगे, तत्सम और तद्भव शब्द की जो पहचानने के नियम होते हैं। अब लोग कहेंगे ये ट्रिक है, ये कोई ट्रिक नहीं है। अगर आप तत्सम तद्भव व्याकरण में पढ़ेंगे तो ऐसे नियम उसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, पर इसको कहेंगे ट्रिक है। तो जब ऑलरेडी नियम है तो उसी को ट्रिक की तरह हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ना जो एक कठिन शब्द होते हैं आपके हिंदी वर्णमाला में, जो कठिन शब्द आते हैं, हो गया आपका छ, त्र, श्र, है ना, ज्ञ। ये सारे शब्द अगर आपको कहीं भी मेरे बच्चों दिख जाएं तो समझ जाइए वो तत्सम शब्द है। जहां पर आपको ये कठिन शब्द दिख जाएं जो बोलने में थोड़ा कठिन है, लिखने में थोड़े कठिन आते हैं, जिसमें आपके छ आ जाएगा, ठीक है, श्रा आ जाएगा, त्र आ जाएगा, ज्ञ आ जाएगा, इस तरह के शब्द अगर आपको किसी शब्द में दिख जाते हैं, ये वर्ण अगर किसी शब्द में दिख जाते हैं तो मेरे बच्चे वहां पर कौन सा आ जाएगा? आपका तत्सम शब्द आ जाएगा। जैसे देखिए, छ का प्रयोग प्राय तत्सम रूप में किया जाता है। जहां छ का प्रयोग होता है उसको तत्सम शब्द ही बोला जाता है। लेकिन अगर छ को हम तद्भव के रूप में परिवर्तित करते हैं, छ वाले शब्दों को तद्भव के रूप में परिवर्तित करते हैं, तो या तो वो खा बनेगा और या तो वो छ बनेगा। ठीक है, जैसे ये शब्द वो खा के रूप में आएगा या तो वो छ के रूप में आएगा और उसको हम तद्भव कहेंगे। उदाहरण देख लेते हैं, ज्यादा चीज समझ आएगा। जैसे क्षीर, यहाँ क्षत्रिय वाला छ है, क्षीर क्या बन गया मेरे बच्चे? यहाँ पर खीर। देखिए छ परिवर्तित होकर क्या बन गया है? ख बन गया है। ठीक है, क्षीर का तद्भव शब्द क्या हो गया है? खीर। परीक्षा, परीक्षा हम लोग लिखते थे, लेकिन हिंदी में उसको इस प्रकार बोला जाता है, परीक्षा। छाता वाला छा, भैया क्षत्रिय वाला छा बदलकर छाता वाला छा बन जाता है। ठीक है, साक्षी, साक्षी आधा का बीच में हमारे यहाँ पर आधे का की ध्वनि जो आती है साक्षी, उसको हम लोगों ने परिवर्तित करके साखी बोल दिया है। ठीक है,
अक्षर, अक्षर को हम लोग इस प्रकार लिखने लगे अक्षर। उसके बाद क्षेत्र, खेत, क्षेत्र क्या होता है, मैदान को ही तो बोला जाता है ना, ये क्षेत्र है पूरा, अब उसको खेत में बोला जाता है। दक्षिण, दक्षिण को हम लोग दक्षिण बोलते हैं, है ना, दक्षिण को दक्षिण बोलते हैं। मक्षिका, जिसको अब हम मक्खी बोलते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे उदाहरण आपको देखने के मिल जाएंगे। तो ये याद रखिए कि ये बहुत जरूरी बात याद रखिए कि सबसे आसान ट्रिक है कि जहां पर आपको कठिन शब्द देखने को मिल जाए, आपके श्र, छ, त्र, ज्ञ, ऐसे शब्द जहां देखने को मिल जाए, समझ जाइए सीधा सीधा वो क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है। आगे नियम, दूसरा नियम क्या है हमारा कि नियम है प्राय तत्सम में व, तद्भव में ब का प्रयोग होता है। तत्सम शब्द में जहां व का प्रयोग हो रहा है उसी की जगह पर हिंदी में अगर आप तद्भव देखेंगे तो वहां उसी व को ब में बदल दिया जाता है। जैसे अब उदाहरण देख लेते हैं, वणिक, वणिक है ना, यहाँ व है, ये तत्सम शब्द है बच्चा, वणिक जो है ये तत्सम शब्द है, तो वणिक का व जो है वो तद्भव में परिवर्तित होकर बनिया बन गया है, व बदलकर बा बन गया है, वणिक बदलकर बनिया हो गया है। वर्षा को बरसात बोलने लगे हैं, वक को बगुला बोलने लगे हैं, वर यात्रा को बारात बोलने लगे हैं, और विवाह को ब्याह बोलने लगे, है ना। विवाह आपका परिवर्तित होकर क्या बन गया है, ब्याह। तो ये सारे आपके तद्भव शब्द है। वहीं वणिक का बनिया तद्भव है, वर्षा का बरसात तद्भव है, वक का बगुला तद्भव है, वर यात्रा का बारात तद्भव है, और विवाह का ब्याह तद्भव है, ठीक है। इसके आगे तीसरा नियम हम लोग जान लेते हैं, श का प्रयोग स में तद्भव हो जाता है। जो बड़ा श होता है ना, इसको हम लोग बड़ा श बोलते हैं या सीटी वाला सा बोलते हैं, है ना। सीटी वाला शाह बोल दीजिए, शलजम वाला शाह बोल दीजिए, या बड़ा शाह बोल दीजिए। ये जो प्रयोग होता है इसका तत्सम में प्रयोग होता है, लेकिन अगर यही शाह का प्रयोग तद्भव में किया जाए तो वो सपेरा वाला सा बन जाता है, सादा वाला सा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सा बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, श्यामल को हम लोग सांवला बोलने लगते हैं। श्यामल मतलब जो सांवले रंग का होता है, देखिए यहाँ सांवला शब्द का प्रयोग भी हो रहा है। शुंड को हम लोग सूंड बोलने लगते हैं, है ना। शुंड मतलब जो हाथी की शुंड होती है उसको हम लोग सूंड बोलने लगते हैं। श्वसुर को हम लोग ससुर बोलने लगते हैं, भाई श्वसुर श्वसुर शब्द से हम लोग ससुर बोलने लगते हैं। दर्शन से दर्शन हो जाता है, श्वेत से सफेद हो जाता है, और शब्द से शबद हो जाता है। तो यहाँ जो ये आपका श है वो परिवर्तित होकर किस में हो गया है, वो स में हो गया। आधे वर्णों का ध्यान नहीं देना कि अरे यहाँ तो आधा श था, आधा वा था, ये आधा बा कैसे बन गया, ये पूरा सा कैसे बन गया, इसका ध्यान नहीं देना। बस ये देखना है कि श किस में परिवर्तित हो रहा है, सा में परिवर्तित हो रहा है। आगे चौथा नियम क्या है मेरे बच्चा, कि प्रायः री तत्सम त्र बन जाता है। जो क्या वर्ण, जो वर्ण होता है, देखिए आपका जो री है यहाँ त्र नहीं, री जो आपका आता है, री से ऋषि बाबा जिसको हम लोग बोलते हैं ना, री से ऋषि बाबा बच्चे पढ़ते हैं, तो री और त्र ये दोनों मेरे बच्चा तत्सम शब्द होते हैं। री और त्र दोनों तत्सम शब्द होते हैं। शुरुआत में मैंने बताया था कि जो कठिन शब्द होते हैं आपके हिंदी वर्णमाला के, जिसमें आपका श्र, त्र, ज्ञ, छ, है ना, ये सब आपके बच्चे तत्सम में आ गए। तो जैसे ये रात्रि, तो त्र का आपका ता बन जाता है। त्रा को अधिकतर हम लोग ता में इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर रात्रि किस में हो गया, रात में। राजपुत्र राजपूत हो जाता है। श्रृंगार, श्रृंगार जो आपका है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा। श्रृंगार लिखने में बच्चे बहुत गलती करते हैं, हमेशा बच्चे ऐसे श्रृंगार लिख देते हैं। मेरे बच्चे ये श्रृंगार गलत है, ये श्रृंगार गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। श्रृंगार आपका ऐसे होगा, ये आपका श्रृंगार है, ठीक है। तो जो श्रृंगार है वो सिंगार बदल जाता है, घृत आपका घी बन जाता है। जो ये री की मात्रा होती है इसको हटा दिया जाता है तद्भव शब्दों में। तद्भव शब्दों में री की मात्रा, ऋषि की मात्रा को हटा दिया जाता है, ठीक है। घृणा को घिन बोल दिया जाता है। यहाँ पर देखिए तद्भव क्या बदल के आ गया, घृणा का घिन, ठीक है। इतनी चीजें आप लोगों को समझ आई। आगे एक पांचवा नियम है, क्या है, विसर्ग का प्रयोग उन्हें संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है, ठीक है। विसर्ग सिर्फ संस्कृत में इस्तेमाल होता है, हिंदी से विसर्गों को हटा दिया गया है। विसर्ग शब्द हटा दिए गए। जैसे ये कर्पूर है तो कर्पूर के अंत में विसर्ग था, हिंदी में वही कपूर हो गया है। जो संस्कृत में कर्पूर था हिंदी में वही कपूर हो गया, इस विसर्ग को हटा दिया गया है। वहीं ज्येष्ठ था तो ज्येष्ठ के अंत में वो विसर्ग हटा के ज्येष्ठ हो गया है, या जेठ हम लोग बोलते हैं, सा आधा शाह हटा दिया जाता है ना। जेठ महीना जो ज्येष्ठ बड़ा बोलते हैं, जेठ बोला जाता है या ज्येष्ठ, ठीक है। यहाँ के विसर्ग, हिंदी शब्दों में विसर्ग को हटा दिया जाता है, लेकिन जहां विसर्ग इस्तेमाल हुआ समझ जाइए वो तत्सम शब्द है, ठीक है। चलिए नियम सारे हो गए। एक अंतिम नियम है, इसी में सारी ट्रिक एक बार में बता दी कि सारे नियम एक बार में क्लियर कर दिए गए हैं। छ, त्र, री का
बता ही दिया आप लोगों को, ठीक है, अर्धवर्ष करके। वही ये देखिएगा कि र, य, श, स ये तब्दील होकर तद्भव में क्या इस्तेमाल किया जाता है। जो र होगा वो आधा र हो जाएगा, य को जा बोलने लग जाएंगे, ठीक है, श को सा बोलने लगेंगे, सा को या तो जो ये षटकोण वाला सा होता है इसको या तो सादा सा बोलेंगे या तो घा बोलेंगे, ठीक है। तद्भव में देखते हैं हम लोग, जैसे इस्तेमाल करेंगे इसका आपका, जैसे आप लोग को एग्जांपल दे दें, ये सा वाला, ये या वाला देख लीजिए। संस्कृत में हम लोग यमुना पढ़ते हैं, आप लोगों को जमुना पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, यम पढ़ेंगे जम पढ़ेंगे, तो ये तब्दील हो जाते हैं तत्सम शब्द। सा का उदाहरण आप लोगों को मैंने दे ही दिया पहले पिछली उसमें स्लाइड में। वहीं देखिए गोधूम गांव, मुख मुंह, जहां पर ये चंद्रबिंदु आ जाए मेरे बच्चे वो सारे शब्द आपके तद्भव होते हैं। जहां पर चंद्रबिंदु का प्रयोग हो जाए वो सब के सब शब्द आपके तद्भव होते हैं। वो अलग बात है तत्सम में आपको अंक की मात्रा जो हमारी अनुनासिक मात्रा होती है, बिंदु होती है, वो आपको तद्भव में कहीं कहीं मिल जाएगी, लेकिन चंद्रबिंदु आपको तत्सम शब्दों में नहीं मिलेंगे, तद्भव में ही मिलेंगे। देखिए जैसे गोधूम का संस्कृत गोधूम का हिंदी क्या होता है, गोधूम का बच्चा गेहूं होगा, ग्राम का होता है, ठीक है, गोधूम का गेहूं होता है, ये गांव लिख दिए हैं, गोधूम का गेहूं होता है, मुख का मुंह, ग्राम का गांव, ठीक है। गोधूम का मतलब संस्कृत में गोधूम बोलते हैं, हिंदी में हम लोग गेहूं बोलते हैं। आते हैं अगले उसमें, जैसे कुछ शब्द और हैं, व्याघ्र का व्याध, भू का भौ, नक्र का नाक, भाद्रपद का भादव, आम्र का आम, ठीक है। कई सारे ऐसे शब्द हैं जो हम बदल गए, तो ये आपका था तत्सम तद्भव। तो सीधा सीधा अर्थ है कि तत्सम जो संस्कृत शब्द होते हैं, तद्भव जो संस्कृत शब्द से तब्दील होकर हिंदी शब्द बने हैं। एक ट्रिक और बताऊंगी, जैसे आपसे पूछा जाए कि तत्सम और तद्भव में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि तत्सम में संस्कृत वाले शब्द होते हैं कि तद्भव में संस्कृत वाले शब्द होते हैं, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं मेरे बच्चे। तत्सम में हिस्सा आ रहा है तो तत्सम का जो सा है इसका मतलब कि संस्कृत वाले शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। तत्सम शब्द जिसमें सा आ रहा है, तत्सम में सा आ रहा है ना, तो मतलब सा से संस्कृत, तो संस्कृत वाले शब्दों को तत्सम कहते हैं, बाकी जो तद्भव बचा वो तो हिंदी हो गया। वहीं देशज और विदेशज होते हैं, कुछ ऐसी भाषाएं, जैसे देशज में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सिर्फ हमारे लोकल एरिया में यूज होते हैं या हमारी मातृभाषा में इस्तेमाल होते हैं, जो हम लोगों की बोली होती है उसमें आते हैं, तो वो देशज शब्द होंगे जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता जल्दी। विदेशज जो विदेशी शब्द होंगे जिसमें आपके उर्दू और इंग्लिश, गलत फहमी है ना, खौफ, ये सब शब्द क्या है बच्चे, ये सब विदेशज शब्द हैं, ठीक है। अब आते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो है विलोम शब्द। विलोम शब्द से सभी भली भांति परिचित हैं, इसको इतना समझाने की जरूरत नहीं है भाई। विलोम का मतलब ही होता है उल्टा। विलोम शब्द अर्थात विपरीतार्थक शब्द, किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आप लोग किसी शब्द का उसी का उल्टा अर्थ, जैसे मैं हाँ बोल रही हूं तो आपका नहीं जो है वो हाँ का उल्टा है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम कहलाते हैं। अतः विलोम का अर्थ उल्टा या विरोधी अर्थ देने वाला शब्द, वर्ण और ध्वनि के समूह को व्याकरण शब्द में कहा जाता है, ठीक है। कोई भी शब्द का उल्टा अर्थ, जैसे इसका मतलब आपका माता है तो माता के उल्टा कौन हो जाएंगे, आपके पिता हो जाएंगे, ठीक है। आसमान का पाताल हो जाएगा, तो ये सब क्या है मेरे बच्चे, ये सब विलोम शब्द है। कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देती हूँ, ठीक है। अब विलोम शब्द मेरे बच्चे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं। वहीं निरर्थक शब्द क्या होते हैं, निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी अर्थ का बोध नहीं कराते। भाषा प्राय सार्थक शब्दों का समूह ही होती है, इसी कारण व्याकरण में सार्थक शब्दों का ही विवेचन किया जाता है, निरर्थक शब्दों को नहीं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें आप आ लगा के उसका विलोम बना दे, नहीं, वो आपका निरर्थक शब्द हो जाएगा। विलोम तो आपका सार्थक शब्द से चल रहा है, लेकिन अगर उसका गलत आपने मतलब गलत अर्थ निकाल दिया, उसके विलोम को गलत बता दिया, तो वो आपका निरर्थक शब्द हो जाएगा, ठीक है। जो उदाहरण है महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए जो महत्वपूर्ण विलोम शब्द है वो ये हैं, जैसे सजीव का क्या होता है, निर्जीव। अगर सजीव के आगे आप असजीव लगा देंगे तो वो भी आपका निरर्थक शब्द में चला जाएगा, ठीक है। सदोष का निर्दोष, सार्थक का निरर्थक, जैसे अभी बताया सार्थक शब्द निरर्थक शब्द, ठीक है। सदवा, विधवा, सुपुत्र होगा या सुपौत्र कह लीजिए, सुपात्र, कुपात्र, सुयोग, कुयोग, सुरीति, कुरीति, सदाचार, दुराचार, सदुपयोग, दुरुपयोग, अकाल, सुकाल, अरुचि, सुरुचि, दशा, दुर्दशा, आशा, दुराशा या निराशा, ठीक है।
क्रय विक्रय, तृष्णा वितृष्णा, सम विषम, देश विदेश, रूप कुरूप, पुत्र कुपुत्र, देशी परदेशी। ठीक है, पुत्र का पुत्री नहीं होगा ना, माता का पिता नहीं होगा, माता का कुमाता। ठीक है, पुत्र पुत्री, सॉरी कुपुत्र, देशी परदेशी, लोक परलोक, गुण अवगुण। ये कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द है जो मोस्टली परीक्षा में पूछे जाते हैं। बाकी आप लोगों के जो गद्यांश आधारित प्रश्न आएंगे उसमें भी उन्हीं के गद्यांश से कुछ शब्द उठा लिए जाएंगे जिसका विलोम पूछा जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम लोग का जो अगला टॉपिक है मेरे बच्चा, वो है आपका पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समानार्थी शब्द, मतलब एक ही चीज के कई नाम होना। जैसे आपका नाम कुछ भी है बट आपको घर पे किसी और नाम से जाना जाता है, दोस्त आपको किसी और नाम से बुलाते हैं, है ना, स्कूल में आपका कुछ और नाम है जो आपका ऑन पेपर नाम है। तो हर चीज मतलब जितने भी नाम है वो है तो आप ही के नाम। जितने भी नाम लिए जा रहे हैं वो सिर्फ एक लड़के के लिए लिए जा रहे हैं, वो आप ही हो। तो वही होता है कि एक ही अर्थ एक निकलता है पर उसके नाम कई सारे हो जाते हैं। जैसे जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं, या किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यद्यपि पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है लेकिन प्रत्येक शब्द की अपनी विशेषता होती है और भाव में एक दूसरे से थोड़े भिन्न होते हैं। पर्यायवाची शब्द को अंग्रेजी में सिनोनिम्स कहते हैं, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी कि जो पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल है कभी कभी कहीं पर उनको अलग शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे कई ऐसे एग्जाम्पल आप ले लेंगे कि जहां पर आप सूरज बोल रहे हैं वहीं कहीं कहीं पर आपको वो सूर्य बताना होगा, वहां आप सूरज का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ उदाहरण इसके हम लोग देख लेते हैं। जैसे हवा का क्या क्या होता है बच्चा, ये कॉमन शब्द है, ये जितने मैंने उदाहरण लिए मोस्ट कॉमन है, जो कि आपको मुजवानी याद होने चाहिए इनके समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। हवा का पवन, वायु, समीर, वात, बयार, प्रकंपन, समी। ठीक है, घर का आप ले लीजिए, गृह, सदन, आवास, आलय, गेह, निवास, निलय, मंदिर। ठीक है, अमृत का आपका सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, जीवनोदक। उसके बाद अग्नि का आग, अनल, पावक, वहनी। ठीक है, अश्व का घोड़ा है, तुरंगबाजी, घोटक, सैंधव, तुरंग। ठीक है, तुरंग 2 बार हो गया है। आकाश का गगन, नभ, आसमान, व्योम, अंबर, धौ, अंतरिक्ष, अनंत। आंख का आप ले लीजिए, नेत्र, दृग, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षि, अंबक, दृष्टि, विलोचन। ठीक है, अंबर बच्चा आसमान का होता है, अंबक नयन का होता है, अंबु पानी को कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। जल का वारी, पानी, नीर, सलिल, तोय, उदक, अंबु, जीवन, पय, अमृत, मेघ पुष्प। ठीक है, नदी का मेरे बच्चा सरिता, तटिनी, तरंगिनी, निर्झरणी, अपागा, निम्नगा और कूलम कंसा। ठीक है, पवन का आपका वायु, पवन का ऑलरेडी ऊपर दे चुके हैं। ठीक है, वायु, समीर, हवा, अनिल। ये आपके महत्वपूर्ण पर्यायवाची। वहीं आपके कुछ कमल क्या जाते हैं, कमल का पूछ लिया जाता है, जलज, नीरज। ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण पर्यायवाची हो गए बच्चे। यहाँ पर आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, शब्द रचना के तत्व, जो कि आपके हिंदी व्याकरण में थे और बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें सारी अच्छी से समझ आ गई हैं और इस क्लास को पढ़ने में मज़ा भी आया होगा, क्योंकि बहुत कठिन टॉपिक नहीं था, बहुत आसान था और बहुत सरल तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है। तत्सम तद्भव की पहचान करना बता दिया है, उसके सारे नियम बता दिए। तो मेरे बच्चों फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, फिर अच्छे से एक मज़ेदार क्लास को लेकर, और जबर तरीके से फिर पढ़ेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में। उसके सबसे पहले, ये सब चीज़ें बाद में, सबसे पहले तो एक चीज़ आप लोग कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सेशन शेयर करिए बच्चों, अपने दोस्तों को भी दीजिए, वो भी तो पढ़े, है ना, उनको भी तो टॉप करना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमारे यूपी बोर्ड हाई स्कूल चैनल को, इतना प्यारा चैनल है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।